सारे सामाजिक नाटकों में भूमिका निभाई है। अभी वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एनएसटी की विद्यार्थी हैं। मैं अब दिशा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह संविधान की प्रस्तावना कोंकणी भाषा में पढ़ इस सेशन की शुरुआत करें। धन्यवाद तस्नील। मेरा नाम दक्षा शिरोडकर है। ये हालांकि मुझे हर बार कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही अनकॉमन नेम है। बहुत लोग दीक्षा, दक्षा और दक्षा बहुत कम लोग कहते हैं, दक्षता, दीक्षा, ये सब नाम आते रहते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। गोवा का कोंकणी लैंग्वेज में प्रियम्बल पढ़ने से पहले मुझे लगता है गोवा के बारे में एक दो तीन फैक्ट्स मैं कहना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं, गोवा में 520 साल तक पोर्तुगीज राज्य था, और उसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद भी गोवा पोर्तुगीज सत्ता के अंडर था। गोवा दमन एंड दीव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उस टाइम पे। तो 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिला, जो कि बहुत रिसेंट था। और जो ये गोवा एक छोटा सा राज्य है, हम देख रहे हैं वो राज्य छोटा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री काफी काफी बड़ी है, क्योंकि एक सत्ता जो 520 साल तक यहाँ पे चली, तो उसका कल्चर यहाँ पे बहुत डीपली रूटेड है इस जगह में। दूसरी बात यह है कि 19 दिसंबर 1961 में गोवा को लिबरेशन मिला। तो उसके बाद भी गोवा का स्ट्रगल चालू था, क्योंकि गोवा को महाराष्ट्र से मर्ज करने की बात चल रही थी, लेकिन 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिला, अलग राज्य होने का अधिकार मिला, और कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी गोवा की। तो मैं उसी लैंग्वेज में आपके सामने प्रियम्बल प्रस्तुत कर रही हूँ। उद्देशिका सुनाई दे रहा है ना सभी को? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। जी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। उद्देशिका, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडोवपाचो आणि त्याच्या सगळ्या नागरिकांक सामाजिक, आर्थिक आणि राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना हाचे स्वातंत्र्य, दर्जाची आणि संधीची समानता आहे निश्चितपणान प्राप्त करून दिवपाचो, आणि त्या सगळ्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकताय आणि एकात्मताय हाचे आश्वासन दिवपी भावकी प्रवर्धित करपाचो संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमचे हे संविधान सभेत आज तारीख 26 नोव्हेंबर 1949 दिसा हे वरवी हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः पत्र अर्पण करतात। जी, धन्यवाद। धन्यवाद दक्षा जी। आज के सेशन की वक्ता है सना सिद्दीकी। सना वी द पीपल अभियान की कार्यकर्ता है। सना जी शोध लेखन एवं संवैधानिक मूल्यों पर मॉड्यूल निर्माण के कई कार्यक्रमों में जुड़ी हुई हैं। वो 2003 से लीगल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। मैं सना मैम का हमारे वर्कशॉप में स्वागत करती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अब इस सेशन को आगे लेकर जाएं। थैंक यू तस्नीम। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा एक सेट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट मानने के लिए। जिस तरह से पहले हमने प्रियम्बल के सॉन्ग सुने, फिर कोंकणी भाषा में प्रियम्बल को पढ़ा, तो एक बहुत आसान हो जाता है उसके बाद इस फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करना। बहुत बहुत शुक्रिया दक्ष और तस्नीम, आप दोनों का। ये स्लाइड हटा सकते हैं? मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। तो आज जैसे तस्नीम ने बताया, आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे बात करने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज
मिलता फंडामेंटल राइट्स से मिलता जुलता शब्द है, काफी हद तक जुड़ा हुआ भी है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इस तरह की बातें अक्सर बोली जाती हैं कि सब अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो ये इस तरह के रेफरेंस में हमने जरूर ड्यूटीज के बारे में, कर्तव्यों के बारे में बातचीत सुनी होगी। थोड़ा सा शुरू करने से पहले अगर आप लोगों में से कुछ लोग शेयर करना चाहें कि उन्होंने ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या बात सुनी है, तो वो अच्छा रहेगा। कुछ भी कि आपको क्या लगता है कि क्या ड्यूटीज हैं, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या अगर आपने संविधान में पढ़ा है तो वो क्या ड्यूटीज थी, नहीं पढ़ा है तो आप अंदाजे से बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के राइट्स हैं, प्रियम्बल भी हमें इतना कुछ कहता है, बट सिटीजन की क्या ड्यूटी होना चाहिए, उस पे आपका क्या सोच है, या आप क्या उसके बारे में जानते हैं? अगर कुछ लोग भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कोशिश रहेगी कि ये एक लेक्चर जैसा नहीं हो, सिर्फ मैं बोलूं और स्लाइड्स एक के बाद एक स्लाइड दिखाऊं और बताऊं और चले जाएं। मजा तब आता है जब आपस में बातचीत हो, आपके मन में क्या बात है, मैं उस पर जवाब दूं, आप कुछ अपनी बात रखें, वो उसमें ज्यादा अच्छा लर्निंग होती है। तो आप लोग प्लीज माइक अपना अनम्यूट करके अगर बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि एक सिटीजन की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए या हैं। यस मैम, जयश्री भड़ांगे जी। राष्ट्रध्वज की रिस्पेक्ट करना, हमारे राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करना। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? बिल्कुल ठीक बताया आपने। और कुछ लोग? कोई भी आपको जरूरी नहीं कि हम वोट डालना भी एक हमारी ड्यूटी है, हम सबको मालूम है, बहुत सारी ड्यूटीज हो सकती हैं। एक सिटीजन के तौर पे आप अपनी क्या ड्यूटी देखते हैं? जरूरी नहीं कि आपने वो संविधान का वो वाला हिस्सा पढ़ा हो या स्कूल कॉलेज में, या अभी कभी जल्दी से गूगल करें, उसकी बात की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसके बारे में हम आज बात ही करेंगे। एक हमें क्या लगता है कि सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए, वो अगर आप शेयर करें तो अच्छा रहेगा। जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि राष्ट्र ध्वज का रिस्पेक्ट करना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज। चैट में भी कुछ लोग लिख रहे हैं। अच्छा, सॉरी, मैं चैट नहीं देख रही थी, मैं देखती हूँ। एकता और एकाग्रता बनाए रखना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मोहन जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और जरूरी नहीं कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर से देखें। हमने प्रियम्बल अगर पढ़ा है, हमने और दूसरे चैप्टर्स पढ़े, तो हमें उसमें ड्यूटीज हमें पता चलती हैं। प्रिजर्व आवर कल्चर एंड हेरिटेज, बिल्कुल ठीक। बंधु भाव बढ़ाना, जी जी ठीक है। तो आप लोग राइट टू वोट, दक्षा, ओके। आप राइट टू वोट लिख रहे हैं और ड्यूटी बता रहे हैं। ये वोट ऐसी चीज है जो दोनों ही है, अधिकार भी है हमारा और कर्तव्य भी है। बिल्कुल सही बताया आपने। वैज्ञानिक सोच रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल ठीक, बहुत सही। आप लोग मतलब एक आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो बिल्कुल बात ठीक है। आपके इन जवाबों के साथ, इन रिस्पॉन्सेस के साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा, जी थैंक यू प्रणीत। इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब हमारा शुरू में फंडामेंटल राइट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था और जिस समय पूरा उसकी ड्राफ्टिंग हो रही थी, उस वक्त चर्चा हो रही थी, उसको बनाया जा रहा था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का चैप्टर उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ा गया।
तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम का चैप्टर नहीं है। हम देखेंगे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और पार्ट 4A में फिर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं। तो जब हम पार्ट 4A कह रहे हैं या भाग 4 का कहते हैं, तो उसमें वो बीच में जब जोड़ा जाता है तो उसमें क ख ग या ABCD इस तरह से ऐड करते हैं। तो ये एक बाद का एडिशन है। ये जिस तरह से स्टेट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या आप लोग में से कुछ बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे आपका कोई सत्र हुआ है? दम्मा, आप क्या हमारा DPSP पे कोई सेशन हुआ है? तस्नीम या धम्मा में से कुछ शेयर करें। कल ही हुआ है, कल ही। जी। तो जिस तरह से उसकी आपने उसको समझा कि वो कुछ वो इस तरह के गाइडलाइंस या उस तरह के डायरेक्टिव्स नहीं है कि उनको हम ले जाकर कोर्ट लेके जा सकें, या उनको वो एक गाइडलाइन से इंकरेज करने के लिए हम उस पर सवाल उठाएं, इस तरह की बातें हैं उसमें। और हमें स्टेट के लिए डायरेक्शंस हैं, वो स्टेट इस तरह करेंगे, उसी स्पिरिट में ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं। जिस तरह से इसके स्टेट के लिए गाइडलाइंस है, उसी तरह सिटीजन्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि सिटीजन्स अपना जो रोल अदा करेंगे वो इन ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, इन ड्यूटीज की लाइन पे करेंगे। ये ड्यूटीज ऐड की गई 1976 में। हम सब जानते हैं कि 1976 के आसपास का हमारे देश में क्या माहौल था, इमरजेंसी का टाइम था, और उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत मेजर बड़े अमेंडमेंट हुए थे, जो 42nd अमेंडमेंट के नाम से हम जानते हैं। उसी 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी नाम का चैप्टर भी इसमें ऐड किया गया। और जब पूरा ये इमरजेंसी का दौर हुआ और फिर उसके बाद इमरजेंसी खत्म हुई, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में से काफी सारी चीजें ऐसी हटा दी गई जो कि अगली सरकार को, अगली पार्टी को लगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, तो वो प्रोविजंस हटा दिए गए थे। बट ये और भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो उसको हमने रिटेन किया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को और मजबूत कर रहे थे। तो ये पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर, और उसको हमने वैसे के वैसे रिटेन भी किया। जिस समय ये चैप्टर ऐड किया गया उस समय बहुत ही कम कंट्रीज थे, सिर्फ एक जापान ऐसा कंट्री था जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिनका, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से एक अलग हिस्सा है। बाकी जितने भी वर्ल्ड के जो मेजर डेमोक्रेसीज हैं, जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे, वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज एज सच नाम से कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। हमारा जो ऐड हुआ 1976 में, वो उस समय जो रशिया का था उससे इंस्पायर होते हुए हमने इसमें ऐड किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने उनसे इंस्पायर होके, कॉपी नहीं है, उससे इंस्पायर होके हमने अपने देश के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ऐड किया। एक ड्यूटी अभी रिसेंट 2002 में भी ऐड हुई, जो कि ड्यूटी पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है, जो कि उनके ऊपर ड्यूटी डाली गई कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ध्यान दें और उस पे उनका बच्चों का फुल डेवलपमेंट हो, उस पे उनकी जिम्मेदारी डाली गई। तो एक ड्यूटी ये ऐड की गई थी। 1976 में जब ये बनाया गया तो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी नाम से एक कमेटी को गठन किया, और इन्होंने पूरा उसका एक रिपोर्ट, एक लंबी अच्छी रिपोर्ट, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है कि क्यों ऐड किया, कैसे ऐड किया, और वो एक इंटरेस्टिंग चीज है पढ़ने के, एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसे आप देख सकते हैं। उस वक्त इसलिए जरूरत लगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था
तो उस समय हमारे देश के लोगों में, खासतौर से लीडर्स में, बहुत वैल्यूज, बहुत हाई लेवल की वैल्यूज थी। सब में जो एक नेशनैलिटी और पेट्रियोटिज्म की बात है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी जिसे कह सकते हैं उस टाइम की थी। और फिर धीरे धीरे लगा, और उन्होंने उन वैल्यूज को, क्योंकि वो जी रहे थे, उन वैल्यूज के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन वैल्यूज के साथ वो डिस्कशन कर रहे थे जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो वो एक्चुअली उन वैल्यूज को जी रहे थे। और उन्होंने ऐसा प्रिज्यूम किया था कि देश के सभी लोग हमेशा ही इन वैल्यूज को लेकर चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा ऐसा एहसास हुआ कि ये वैल्यूज को सिर्फ हम प्रिज्यूम कर लें कि सिटीजन्स उसको मानेंगे और हमेशा उसको रिस्पेक्ट देंगे। इन चीजों को ऐसा प्रिज्यूम कर लेना ठीक नहीं। वी शुड मेंशन इट एट सम प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सोच के साथ इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर ऐड किया। अब जो उन्होंने चैप्टर ऐड किया था उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अभी हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी ड्यूटीज ऐड करने की कोशिश की थी। और उसमें एक जो खास बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये बात भी ऐड करने की कोशिश की थी कि अगर कोई नहीं मानेगा तो इस पे पनिशमेंट हो सकती है। वो प्यूनिटिव कैरेक्टर के, कि अगर किसी ने जैसे मान लीजिए कि आपका ड्यूटी है कि आप अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया या इन्वायरमेंट का वायलेशन किया उनसे रिलेटेड लॉज का, तो वो प्यूनिटिव इन नेचर होगा। इस पे काफी बहस चली और अल्टीमेटली वो ऐड नहीं हुआ था, वो प्रोविजन ऐड नहीं हुआ था। और ये भी लगा कि अगर हम ये पेनल्टी उसमें ऐड कर देंगे तो जो मौजूदा जो भी सरकारें आएंगी उनके लिए बहुत आसान होगा किसी को भी एंटी नेशनल डिक्लेयर करना, किसी के भी अगेंस्ट सेडिशन का केस दर्ज करना, क्योंकि उसने सिटीजन वाली फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करी। किसी ने एनवायरमेंट का वायलेशन किया, सेडिशन का केस लगाओ। किसी ने किसी हेरिटेज में कुछ उसको तोड़ दिया या किसी तरह से उसको हानि पहुंचाई, सेडिशन का केस लगेगा। किसी ने फ्लैग की उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई से। तो एक ये इस नजर को देखते हुए जिन लोगों ने अपोज किया कि नहीं इस पे पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, वो ये नजर से नहीं लगाई कि इस अगर पेनल्टी लगाई गई तो इसके मिस यूज के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और फिर ये बात भी थी कि जब आप स्टेट के लिए कोई डायरेक्शंस दे रहे हो तब तो आपने स्टेट स्ट्राइव, राज्य ऐसे कोशिश करेगा, इस तरह कदम उठाएगा। आपने ऐसे लाइट नेचर के या ऐसे डायरेक्शंस वाले या गाइडलाइंस वाले वर्ड यूज किए, आपने उसको एकदम फोर्सफुल नहीं बनाया। तो जब आपने स्टेट के लिए गाइडलाइंस जैसे, डायरेक्शंस जैसे चीजें दी हैं, तो आप सिटीजन्स के लिए भी उनको इनकरेज करने वाली चीजें डाल सकते हैं, उनको ऐसे बाउंड नहीं कर सकते। और अगर वो बाउंड हो जाती तो काफी चांसेस है, नहीं कह सकते कि क्या होता, बट काफी चांस होता कि उसका मिसयूज भी हो सकता था। तो पेनल्टी वाले प्रोविजंस इसमें ऐड नहीं किए गए। और तो ये मोटे मोटे तौर पे ये कुछ जो प्रोविजंस हैं वो ऐड हुए। और फिर उनको अगर कोई, सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको फॉलो करेंगे, बट अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो मतलब उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं चल सकता। ये वो एक गाइडलाइन के तौर पे। तो ये मोटा सा थोड़ा सा ये फंडामेंटल ड्यूटीज का ये हम हिस्ट्री थोड़ा हमने समझने की कोशिश करी कि वो क्या था, किस तरह से ऐड हुआ, और उसमें और क्या क्या बातें थी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ये हमारी कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 10 तक पहले थी, 11th बाद में ऐड हुई। और इसमें आपने काफी कुछ जो बताई उससे जुड़ी हुई भी हैं, उससे अलग भी हैं। एक ये बात भी समझने की जरूरी है कि जब हमने प्रियम्बल पढ़ा होगा और जब हमने मौलिक अधिकार देखे या जब हम पूरा संविधान के सिद्धांतों की जब हमने बात की होगी अलग अलग सत्र में, तो वो सिर्फ
तो उसमें इनबिल्ट है कि सिटीजन्स की भी ड्यूटी है। जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर shall make India like this and shall for its citizens shall protect, bring in equality, fraternity, justice, तो जब हम अपने ऊपर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे और जब हम उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डली है इक्वालिटी को मेंटेन करने की, जस्टिस को लाने की, या फिर अपने स्टेट को एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, जो सारे वर्ड्स हैं, वो फीचर्स को प्रोटेक्ट करने की, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी प्रोटेक्ट करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स पे भी है। तो सिर्फ प्रियम्बल देख के ही हम काफी सारी ड्यूटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। बट उसके बावजूद ये हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि किस वजह से ऐड किया गया। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं। अभी अभी हम लोग एक ग्रुप वर्क करते हैं और ये ड्यूटीज ऐसे पढ़ लेना नॉलेज मिल जाएगी, समझ जाएंगे, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्रुप में ही। और ग्रुप में इस तरह से हम डिस्कशन करेंगे कि एक तो आप ये सारी ड्यूटीज 1 बाय 1 पढ़िए, आपको ग्रुप में भी ये शेयर कर देंगे ये वाली स्लाइड, और ये निकालिए कि इसमें से ऐसी कौन सी ड्यूटी है, इसमें से ऐसी कौन सी ड्यूटी है जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और ऐसी कौन सी है जिससे आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा कि अच्छा ये भी एक ड्यूटी है, अच्छा मैं मतलब मेरे से मुझे उसमें पर्सनल टच नहीं है, या उसमें मैं कनेक्टेड फील नहीं करता। तो कौन सी ऐसी हैं जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं, कौन सी ऐसी हैं जिससे आप कनेक्टेड फील नहीं करते, और क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और ड्यूटीज भी इस लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है। तो आपको एक्चुअली 3 लिस्ट बनानी है, कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील नहीं करते, और तीसरी कि क्या इस लिस्ट में आपके नजर में और कुछ भी ऐड होना चाहिए। तो हम पहले सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और ये 3 लिस्ट पे हम और ये 3 लिस्ट हर ग्रुप बनाएगा। ये 3 लिस्ट पे बात करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज सारी पढ़ने के लिए और उस पर बात करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है। मेरे साथ प्राची भी हैं जो ग्रुप्स डिवाइड करने में हेल्प करेंगी। अभी कितने लोग हैं? 39, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ज्यादा होंगे तो हमने उसको 6 ग्रुप ही रख सकते हैं, 6 ग्रुप रख सकते हैं। प्राची 6 ग्रुप में डिवाइड कर दें सभी पार्ट। अभी आपका किसी का कोई ग्रुप में जाने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ बोलना चाहते हैं? वो ग्रुप ने हर एक बंदे ने निकालना है मेरा कनेक्टेड ड्यूटीज कौन सा है और मैं जिसको कनेक्ट नहीं करना, या ग्रुप को तय मिलकर? ग्रुप को हर ग्रुप को 3-3 लिस्ट बनानी है। ओके, हर ग्रुप को 3-3 लिस्ट बनानी, चलेगा ना? यस। प्राची आप हेल्प कर रहे हो ग्रुप क्रिएट करने में? हाँ सना, टाइम कितना रखना है? 20 मिनट्स। ठीक है। ठीक है, मैं ग्रुप्स को खोल रही हूँ। या सबके शायद स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आए या ना आए, दोनों चीज हो सकती है। तो आप उसको एक्सेप्ट करके अपने अपने ग्रुप पे 20 मिनट के लिए जाके डिस्कशन कर सकते हैं।
हेलो, हाय फरीन, गौतम, फिरोज, जयश्री, आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। यस सर, यस। हाँ जी, तो हम लोगों को हमारा काम है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पढ़ना पड़ेगा, और उसमें से 3 जो है जो हमें ज्यादा कनेक्ट लग रही है और जो नहीं लग रही है 3, ऐसे है ना। तो किसी के पास मोबाइल पे या किसी है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम पढ़ सकते हैं? एक मिनट, मैं गूगल मोबाइल पे करता हूँ। ओके, गौतम जी, आपको आवाज आ रही मेरी ना? फरीन, फिरोज जी, आप भी थोड़ा सा अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अभी हम लोग आई थिंक 4 ही लोग हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, 5 लोग ही हैं हम इस ग्रुप में। रमा भाई, मैं सफर में हूँ तो मैं सिर्फ अटेंड कर सकती हूँ। ओके ओके, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही चैट बॉक्स है, तो आप चैट बॉक्स में आपका राय लिख सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फरीन आप कहाँ से हैं? गौतम जी आप? मी प्रवास होता है त्यामुळे थोड़े प्रॉब्लम होता है। ओके, नो फिरोज भाई चलेगा। फिरोजा, सॉरी, माफ कीजिए। और फरीन, गौतम जी और जयश्री जी, आप अनम्यूट रखकर हम बात कर सकते हैं। हम 4 ही लोग हैं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है ग्रुप वर्क करने का जूम में। तो बिल्कुल वीडियो ऑन भी कर यस सर, सकते यस हैं। यस। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने अभी जस्ट गूगल पे ये किया है, ऑन निकाला है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसको मैं पढ़ता हूँ और हमें तय करना है कि क्या हमारे कनेक्टेड 3 है और जो हमें कनेक्टेड नहीं लग रही है। ओके, बाकी लोग सुन रहे हैं? गौतम, फिरोज जी, सॉरी माफ कीजिए, फरीन 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 फरहीन हजरा। फरीन जी आप यहाँ है क्या? और गौतम जी आप भी शायद। ओके, जयश्री आजी आपण मी वाचतो, आपण फिक्स करूया। हो सर, हो चालेल। ओके, तो पहला है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में पहला है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला कर्तव्य है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये पहला है। दूसरा है, ये कनेक्ट लग रहा है आपको गौतम पाटेकर और जयश्री, आपको लग रहा है क्या कनेक्ट में डाले? यस सर, कनेक्ट है। यस, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करे। ओके फिरोजा जी, आप भी कनेक्ट बोल रही है इसको। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जो हमारा फ्रीडम का जो लड़ाई है, उसका जो पूरा मूवमेंट है, उसका हिस्ट्री को हम थोड़ा दिलों में संजो के रखे, उसका आदर्श को पालन करें, ऐसा है। खैर, सेकेंड, तो एक बार आगे का भी पढ़ता फिर कनेक्टेड, ठीक है। बाकी लोग भी बताए। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। आई थिंक कनेक्ट ही है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। फोर्थ में पढ़ कर लेता हूँ। फिर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे।
उसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन समझ में आ रहा है कि एक तो भातृत्व का, बंधुत्व का इसमें ज्यादा ये किया है, और भेदभाव को त्याग करना है, और महिलाओं के जो सम्मान विरुद्ध जो प्रथा है उसको त्याग करने की बात कर रहा है। आई थिंक 5वां भी कनेक्टेड ही लग रहा है। 6 में हमारी सामासिक संस्कृति को, ये हिंदी, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ओके, संस्कृति को गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। फिर बाद में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये पूरा दया भाव प्राणी मात्र के प्रति रखना है। ओके, प्राची ने भी कुछ शेयर फाइल इन दिस मीटिंग। प्राची आप शेयर कर रहे क्या कुछ आप इसमें? हाँ हाँ, ओके। तो फिर प्राकृतिक पर्यावरण का अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव का रक्षा करे, उसका संवर्धन करे। 7वां हो गया तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखे। 8वां हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये 8वां है। आई थिंक मेरे लिए कनेक्ट है, आप भी बता सकते हैं कि 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, 8वां मौलिक कर्तव्य में। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 9th, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां है आखिरी, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 11 है। आई थिंक इसमें प्राची जी है क्या? प्राची जी ने शायद ये इसमें डाउनलोड एक फाइल भेजा है, वो वही होगा, मुझे ओपन नहीं हो रहा है लेकिन ये परमिशन भी सही। तो जयश्री जी और गौतम जी, फरीन, हाँ गौतम जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ सर बोलिए। हाँ, तो हमको तय करना है अभी इसमें से 3 जो ज्यादा आपको कनेक्ट लगे। शिवदास जी भी, आपका भी स्वागत है इस ग्रुप में। और 3 ऐसे है कि जो आपको कनेक्ट नहीं लगा। हमारे पास अभी 8-9 मिनट है, तो आप बता सकते हैं तो सही रहेगा। आपको कौन से कनेक्ट लगे? फिर से पढ़ना है क्या? जयश्री जी आपने निकाला क्या, नोट डाउन किया आपको? हाँ, कौन से कनेक्ट? वेरी गुड। यस सर, यस। 6, 7 और 11 जो है वो मुझे समझा नहीं, एक बार रिपीट करना पड़ेगा। और बाकी के जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 10th ये कनेक्टेड लग रहे हैं मुझे। ओके, आपने कौन सा बोला? 6, 7 और 11। आई थिंक गौतम जिनच्या घरी थोड़ा है 7। ओके, 6 में फरीन और बाकी लोगों, ये शिवदास जी का आप भी बता सकते हैं इसमें थोड़ा। मुझे तो काफी मतलब सभी कनेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो है कि उसमें 6 में ये है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्लीज सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज इन केस यू डिड नॉट रिसीव द फाइल। ओके जी, वही गया है हमने।
यस। तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे थोड़ा। ये शायद वो लैंग्वेज के कारण भी थोड़ा हमें कनेक्ट नहीं लग रहा है। आप बोल रहे सही है वो। और ये 7 तो लग रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, प्राणी मात्र की दया करे। 11वां आप बोल रहे यदि माता पिता ये बोल रहे कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी आयु वाले जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का अवसर प्रदान करना उनके पालक या उनके जो संरक्षक है उनका काम है। ऐसा है 11वां। ओके ओके सही है सर। सो तो फिर फर्स्ट से 11 तक पूरे ड्यूटीज कनेक्टेड है। जी जी जी। तो वही है, आप बात मतलब आप बात रख सकती है हमारे ग्रुप के बिहाफ। तो आप बोल सकते हैं हमें सब कनेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन तब भी हमें 2-3 निकाल के रखने चाहिए कि जो हमें थोड़ा कम कनेक्ट लग रहे हैं। आई थिंक संविधान का पालन करे, पहला राष्ट्र का हमारे राष्ट्र को प्रेरित करने वाले। दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है। भारत की प्रभुता का, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसका अक्षुण्ण रखे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। 14 देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ओके। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व भावना निर्माण करे जो देश के पर आधारित हमारी सामाजिक संस्कृति को प्रभावित। तो वही है, सभी सोचे तो सभी कनेक्टेड लग जाते हैं, समझ लिए तो। लेकिन क्या हमारा टास्क है तो शायद हमें कम कनेक्ट बताना भी पड़ेंगे। तो कुछ निकाल सकते हैं बिल्कुल। यस। फरीन, आप कुछ बात, फरीन जी आप यहाँ है क्या, सुन रहे हैं आप हमें? फरीन जी तो कौन सा कम कनेक्ट में डाले, चलो हम तय कर लेते हैं डेमोक्रेटिक वोटिंग करके। हम 4 लोग एक्टिव है। फिरोजा भी है, सुन रहे हैं, वो नया सफर में है लेकिन। गौरवशाली। भारत की प्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करें। आपने भी किसी के पास रखा ऑन किया है तो आप भी एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कुछ लग रहा है तो। ये शेयरिंग ऑप्शन मैं इस पे भी निकाल कर लिखता हूँ। जैसे मैडम ने अभी बताया कि सेशन के इसमें की, और कल भी बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे है या फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये उम्मीद की गई है हमारे तरफ से कि बतौर नागरिक हम इसको समझे, उसको अमल करें। लेकिन इसको अमल किया नहीं, इसलिए हमें कुछ कोई कानूनी कार्रवाई हम पर नहीं हो सकती। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी वैसे ही है, स्टेट पर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे वैसे। लेकिन एक उम्मीद तो की है बिल्कुल, और उन्होंने उसका रीजन भी बताया। तो आप बाकी जो अभी तक के इसमें आप भी कुछ आपका राय रख सकते हैं। मैं शेयर भी करता हूँ ड्यूटीज स्क्रीन पे।
ओके. गौतम भाऊ, तुम्ही वाचले का एकदा सगळे? मराठी समजतं ना तुम्हाला गौतमजी? मराठी समजतं. येस. गाव कोणतं तुमचं? औरंगाबाद. ओके, व्हेरी गुड. हे एकदा प्रत्येक हे करतो, हे हिंदीमध्ये मी स्क्रीनवर टाकले. तुम्ही ह्यातले तुम्हाला 3 सांगा की जास्त कनेक्ट वाटतात, किंवा यातले 2-3 सांगा की मला तुम्हाला जास्त जवळचे वाटत नाहीत किंवा समजले नाहीयेत किंवा जास्त महत्व पण वाटत नाही की हे कशाला कर्तव्य असले पाहिजे. असं काही जर असतील तर प्लीज तुम्ही ह्यातले 3 मुद्दे सांगा. कारण की आपल्याला ग्रुप म्हणून तिकडे एक प्रेझेंटेशन द्यावं लागेल की आपण काय मुद्दे काढलेत त्याचं. काय नाही, तसं काय नाही सर, कारण बाबासाहेबांना मौलिक कर्तव्य आणि अधिकार दिलेले, त्यामुळे संविधान विचारपूर्वक लिहिलेले आहे आणि 11च्या 11 हे कर्तव्य आपण पाळले पाहिजे. ओके. कारण त्याच्यामध्ये त्रुटी असू शकत नाही, कारण 11च्या 11 हे प्रत्येक नागरिकांना पाळले पाहिजे असे. ओके, असं मत आहे तुमचं. बरोबर. आता काही पाळत नाही तो भाग वेगळा आहे. ह्याच्याबद्दल थोडस मी तुम्हाला सांगेल की बाबासाहेबांनी नव्हते लिहिले, कारण की बाबासाहेब पहिल्या ड्राफ्ट मध्ये हे नव्हते कर्तव्य. जेव्हा आता सांगितलं मॅडम 1976 ला जी 42वी घटना दुरुस्ती झाली, हा, तर त्या दरम्यान ते आले. बाबासाहेबांनी सेपरेट म्हणजे बाबासाहेब ड्राफ्टिंग कमिटीमध्ये सेपरेट त्यांनी लिहिले नाहीत, ते अंतर्भूतच होते. म्हणजे जेव्हा मी समतेचा अधिकार, राईट टू इक्वॅलिटी म्हणतो, तेव्हा मी समतेचा अधिकार मला दिलेला आहे किंवा इक्वॅलिटी बिफोर लॉ दिलाय, तेव्हा नक्कीच मला दुसऱ्यांचा पण मान राखायचा असतो. तर ते अगोदर निहित होते, त्याच्या अंडरच होते. फक्त सेपरेट इंदिरा गांधीच्या काळाच्या वेळी ते सेपरेट एक चार्ट केला, म्हणजे सेपरेट पार्ट ऍड केला तो. हा, त्यामुळे आपण असं बोललं थोडंसं ते हे होईल किंवा बाबासाहेबांनीच दिलं असं न म्हणता. हो, ठीक आहे. पण सर्व म्हणजे 11ही पाळले पाहिजे असं काही हरकत. ओके. तुमचं म्हणणं की 11 पण आम्हाला कनेक्ट केलेत असं काही नाही. बरोबर. ओके, सही आहे, सॉर्टेड आहे तो. और कोई जयश्री, तुम्हाला काय वाटतंय? तुमचे काय 1-2 काय वाटतात कनेक्ट कमी होत आहेत तुम्हाला असे? और फिरोजा और फरीन, आप भी बात रख सकते हैं कि जो कम कनेक्ट आपको लग रहे हैं. शायद हमारा अभी टाइम 3-4 मिनट ही बचा है. फिर हम अभी लोग वापस सभी वापस आ चुके हैं. सभी वापस आ चुके हैं, काफी कुछ लेकर आए हैं. कैसा हुआ सब ग्रुप्स में डिस्कशन? बहुत बढ़िया हुआ मैम. अच्छा रहा. अच्छा. 1 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, शायद 2 लोगों का ही आवाज का कनेक्ट, 2 लोगों का ही बात हो पा रही थी. ग्रुप 1 में मैडम हम 3 लोग ही बात कर पा रहे थे, मतलब 2 लोगों की आवाज कनेक्ट हो रही थी और एक जो मेंबर थे हमारे, उनको उन तक हमारी आवाज पहुंच रही थी लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे. ओके. उनकी आवाज हमें नहीं आ रही थी, तो वो चैट से बोल रहे थे. अच्छा. बाकी ग्रुप्स में हमारे 6 नंबर के ग्रुप में भी सिर्फ 3 ही लोग हम बात कर पा रहे थे. अच्छा. हाँ, तो 3 बाकी सुन रहे थे, चैट बॉक्स में उन्हें बोला कुछ तो हम... अच्छा. यानी कि कनेक्शन का थोड़ा इशू रहता है अलग अलग जगह पर. तो 11 जो है हमारे ड्यूटीज, तो उसमें से कुछ तो हम निकल पाए जो जिससे हम कनेक्टेड फील करते, लेकिन थोड़ा बहुत ऐड करने में थोड़ा डिस्कस करते तब तक टाइम आउट हो गया. मुझे लगा एक्स्ट्रा टाइम होगा आपके पास. नहीं, कुछ मुझे लगा स्लाइड वगैरह कुछ आएगी तो हम राह देख रहे थे, तब तक डिस्कशन करते करते फिर हमने गूगल पे. अच्छा. तो आप में से कौन से लोग शुरू करेंगे? एक थोड़ा सा शेयर करें कि किससे कनेक्टेड फील किया, वो हर ग्रुप अगर बता पाए कि कौन सी वो ड्यूटीज हैं जिससे आपने कनेक्शन फील किया. तो ग्रुप वाइज ऐसे जाना है कि एकदम से? ग्रुप वाइज भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है. आप कोई भी ग्रुप पहले शेयर कर सकता है.
4 नंबर को प्रियंका पारवे, तुम्ही बोला ना थोडं. आपण जे पॉइंट्स काढलेत ते मॅडमशी डिस्कस करूयात. ओके चालेल. हम फर्स्ट ड्यूटी, सेकेंड ड्यूटी, थर्ड ड्यूटी तक कनेक्ट कर पा रहे थे. फोर्थ ड्यूटी में हम कनेक्ट नहीं कर पाए. जो देश का रक्षण और राष्ट्र की जो सेवाएं है उसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाए. देन 5, 6 और 7 कौन सा वाला आप नहीं कनेक्ट कर पाए? देश की मराठी में बता सकती? हाँ, नंबर बता दीजिए और मराठी में बताइए. हाँ, जो चौथी ड्यूटी है देशाचं रक्षण, आव्हान एंड राष्ट्राची सेवा, तो हमें कनेक्ट नहीं कर पाए उसमें. अच्छा. देन 5, 6, 7 तक हम कनेक्ट कर पाए. देन 8 में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और शोधक बुद्धि जो है, तो मानवतावाद एंड शोधक बुद्धि वो हम कनेक्ट नहीं कर पाए एक पॉइंट पे. देन 9th में सेम जो हिंसाचार का त्याग है वहां पर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाए. एंड 10th जो है कि राष्ट्र की प्रगती, मराठी में बताती हूँ, राष्ट्राच्या प्रगती पथावर नेण्यासाठी व्यक्तिगत जो सामुदायिक कार्य है तो उसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाए. वो पॉइंट हमें नहीं समझा. और जो 11th है उसे हम कनेक्ट कर पाए कि जो हमारे पेरेंट्स है उनकी ड्यूटी होती है कि 6 to 14 ईयर्स जो है बच्चों को एजुकेशन और सब तरह के मतलब एजुकेशन राइट बच्चों को है. तो सिर्फ 4th, 8th, 9th और 10th में हम कनेक्ट नहीं कर पाए. जब आप बोल रही हैं कि आप कनेक्ट नहीं कर पाए, उसका क्या मतलब है कि आप उसको समझ नहीं पाए? मतलब हमें समझ नहीं, हाँ कुछ क्लियर, मतलब क्लियर नहीं समझा उसमें कि हमारी क्या ड्यूटीज है उसमें. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और ऐड और कौन सी होनी चाहिए वो हम बाद में लेते हैं. पहले कनेक्ट और नहीं कनेक्ट वाली लेते हैं. बाकी ग्रुप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं बोल सकता हूँ जी. मैं रूम 1 से था और रूम 1 में हम 3 ही लोग बात कर पा रहे थे. तो हम जो 2 लोग, हम तीनों भी लोग जो 11 ड्यूटीज है वो 11 ड्यूटीज से हमने ये किया था, पढ़े हम तीनों भी और उस पर डिस्कशन किया. तो जो 11 ड्यूटी में से 10 ड्यूटीज को तो हम कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो 4 नंबर की जो ड्यूटी है जो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, यह जो ड्यूटी है उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो बाकी तो सभी ड्यूटियों से हम कनेक्ट कर पा रहे थे. और जो तीसरा जो पॉइंट था नई ड्यूटी जो होनी चाहिए, तो उसमें हमारे ग्रुप मेंबर ने सजेस्ट किया हुआ था कि यहाँ पे राइट टू वोट ये और नई ड्यूटी होनी चाहिए. ओके, थैंक यू. ठीक है. तो 4 नंबर निकल रहा है तो कनेक्ट नहीं कर पाए. और ठीक है, आपने 10 बोला था ना पहले वाले ग्रुप ने, 9 और 10? हाँ मैम, मतलब जो 11 ड्यूटीज है 11, लेकिन 4 नंबर की जो ड्यूटी है उससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. और कोई ग्रुप आ गया है? हेलो जी. मैं 6 नंबर के ग्रुप में था मैम. अच्छा. हाँ, तो लगभग सभी जो ड्यूटीज है तो उसमें जो मेरे ग्रुप में थे मेरे साथ 6 लोग, तो सबको ऐसा लगता था कि वो सब कहीं ना कहीं वो उन सब में कनेक्ट है. लेकिन वो जो 10 नंबर का है तो उसमें थोड़ा वो समझ में नहीं आया
कि वो किस तरह से हम वो सब में इन्वॉल्व है या सपोर्ट करते हैं उस सिस्टम को। और 3 नंबर का जो था कि उसमें कुछ नया, तो उसमें ऐसा नया कुछ ऐड करना है या नहीं, ये बात शुरू होने से पहले ही टाइम खत्म हो गया था हमारा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है, बट हम इसके बारे में सोच सकते हैं बाद में भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने 4 और आपने बोला नंबर, ओके, बाकी सारे से आप लोग कनेक्ट कर पाए इंक्लूडिंग 4। मैं 4 इसलिए कह रही हूँ कि बाकी दोनों ग्रुप्स ने 4 को मेंशन किया था। हाँ मैम, ठीक, ओके। और कोई ग्रुप? 3 ग्रुप्स आ गए, 3 बाकी रहते हैं अभी। बाकी जो 3 ग्रुप रहते हैं उसमें से बताएं। यस मैम, मैं जयश्री भड़ांगे जी। नेटवर्क के इशू के कारण मैं अपना ग्रुप नंबर नहीं समझ पाई। हम लोग एक धम्म सर और कुछ, ठीक है, तो हम लोग उसमें से 3 लोग ही बात कर पाए। और इसमें मैम हमें पूरी जो 11th ड्यूटी है पूरी हमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगी। इसमें से हम कोई भी जो कनेक्टेड नहीं है ऐसे कुछ नहीं निकाल पाए। अच्छा अच्छा, आप सबसे कनेक्ट कर पा रही थी? यस मैम। ओके। दिक्कत हमारे ग्रुप में आई कि वो भाषा समझने में दिक्कत हो रही थी। हिंदी ही पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन वो समझना फिर थोड़ा उस ज्यादा समझ कर फिर कनेक्शन बन रहा था, मतलब तो ऐसा हो रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और आप लोग ने इस पर डिस्कशन किया कि और क्या ऐड होना चाहिए? नहीं, वक्त नहीं मिला। ओके, तो हम अगर ज्यादातर ग्रुप्स को इसका नहीं मिला है वक्त, तो हम ऐसे ओपन डिस्कशन भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, और 2 ग्रुप्स और बचते हैं, आप भी क्विकली शेयर कीजिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी। हेलो, मुझे मेरे ग्रुप का नंबर तो याद नहीं है, पर स्नेहा मैम और नागेश सर थे उसमें, और हम तीनों ही डिस्कशन कर पा रहे थे। तो हमने ऐसा फील किया कि नंबर 4 जो है रेंडरिंग नेशनल सर्विस, उससे हमने कनेक्शन फील नहीं किया, बिकॉज वी फेल्ट कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंस इंडिया इज अ पीस लिविंग कंट्री, टू इंश्योर कि कोई ऐसा सिचुएशन अराइज ना हो, एंड ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी ऑन द सिटीजन्स। और हम नंबर 5, नंबर 7 एंड नंबर 10 से भी कनेक्ट नहीं कर पाए, जो इंक्लूड करता है ब्रदरहुड, environmental protection and striving for excellence। यहाँ से कनेक्शन इसलिए नहीं फील हुआ बिकॉज हम अपने आसपास के environment में इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, सो इसीलिए कनेक्शन फील नहीं हुआ कि इवन दो ये ड्यूटी है बट ये हमें अब समाज में दिख नहीं रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एब्सेंस दिखी इसलिए कनेक्शन है, ओके। और आपने उस पर डिस्कशन किया कि क्या ऐड होना चाहिए? नहीं मैम, सॉरी, टाइम खत्म हो गया हमारे लिए। नहीं, इसमें तो फिर मेरी गलती हुई कि अगर टाइम का सही कैलकुलेशन नहीं रखा, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना था। ठीक है, और कोई लास्ट ग्रुप बचता है कोई? लास्ट ग्रुप है, जो भी ग्रुप है जिसके ग्रुप से किसी ने भी अभी तक शेयर नहीं किया। प्राची 6 ग्रुप थे ना? आप में से कोई एक ग्रुप है एक डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में भी है, मुस्कान ने दिया है रूम 3 के लिए। ओके, मैं पढ़। अच्छा, कनेक्टेड विद संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का गान, आदर, भारत की संप्रभुता, देश रक्षा, भारत के लोगों में सरसता और समान भातृत्व की भावना, भाषा, प्रदेश, समग्र संस्कृति, वनजील,
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। नॉट कनेक्टेड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान आर्जन एवं सुधार की भावना। तो ये हुआ सेकंड और फोर्थ और आई थिंक 8, सेकंड, फोर्थ और 8, मैं ठीक बोल रही हूँ। आई होप ये इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए और बाकी चीजों से कनेक्ट कर पाए। थैंक यू मुस्कान शेयर करने के लिए। तो मोटे तौर पे मैं जब आप लोग शेयर कर रहे थे मैं उसकी लिस्ट बनाती जा रही थी। 4 और 10 काफी लोगों ने मेंशन किया है, ऑलमोस्ट सभी ग्रुप ने, एक के अलावा सभी ग्रुप्स ने 4 और 10 मेंशन किया है। बाकी ग्रुप्स में 5, 7, 8, 2 ये भी मेंशन किए हैं। तो हम थोड़ा एक एक करके लेते हैं। 1 का इतना कोई ऐसी बात नहीं आई कि कनेक्ट नहीं फील किया, सभी ने कनेक्ट फील किया। इस पे मुस्कान के ग्रुप ने भी वो सवाल किया कि वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड पे, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका हम हिंदी रखें कि इंग्लिश में आप लोग कंफर्टेबल है? हिंदी में भी शेयर कर सकते हैं हम लोग। हिंदी बेहतर है। हाँ, तो प्राची आप हेल्प करोगे एक बार मुझे हिंदी का स्क्रीन पे डालने में? जी, 1 सेकेंड। जब हम इसको देख रहे हैं तो इससे क्या समझ आ रहा है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ राइट। थैंक यू। ये बड़ा हो सकता है? मैं एक एक करके नीचे स्क्रॉल कर लूंगी, ये बेटर है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसमें आप मतलब आप लोग ने जो मेंशन किया कि 2 नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो वो क्यों नहीं? उसमें आपके मन में क्या सवाल है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कनेक्ट फील करना चाहिए था, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं कर पाए, क्या अटपटा लगा इसमें या क्या समझ नहीं आया? मुस्कान की जगह और भी अगर कोई किसी के मन में इसको लेकर कुछ कमेंट है तो वो प्लीज रखें। मुझे लगा, मैं धम्मा बात कर रहा हूँ, कि मैं समझ रहा था लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा पेचीदा है कि उच्च आदर्श का हम कैसे उसको डिफाइन करें। कि हम एक विचारधारा को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन उच्च आदर्श हर एक के, क्योंकि स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई में काफी लोगों का काफी अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही थी और काफी संगठनों का, आंदोलनों का अलग अलग एजेंडा लेकर काम भी कर रहे थे। तो उसमें हम किसको डिफाइन करें कि ये उच्च आदर्श है और यही आजादी का है, क्योंकि यहाँ काफी संगठनों का हम देख सकते हैं। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा कि उच्च आदर्श क्या है, ये समझने के लिए। और फिर उस समय भी कई तरह के ग्रुप्स थे, कई तरह के आदर्शों को सबके अलग अलग थे। नरम दल था, गरम दल था, उस तरह से भी बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी। सबका मकसद एक ही था कि स्वतंत्रता मिले, बट सबके तरीके अलग अलग थे। तो फिर ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये किस बेसिस पे हम ये बात बोलेंगे कौन से आदर्श उच्च थे और कौन से नहीं थे। ये बिल्कुल सही बात है। और फिर ये भी कि हमें ये भी बात हो सकती है कि हम उन पे सवाल उठा सके, उस विचारधारा पे। हम मतलब एक किसी का क्रिटिसिज्म कर पाना भी एक अपना एक अधिकार है, और एक उसको उस नजरिए से देख पाना भी हम देख सकते हैं कि हाँ ये गलती हुई, हाँ या ये ठीक था, ऐसा होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। वो कर पाना भी हमें उसका स्कोप होना चाहिए। तो उस नजरिए से बिल्कुल ठीक है, ये एक सही आपने सवाल उठाया।
चौथा नंबर, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तस्नीम के ग्रुप ने तो इस बात पे बात रखी कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन की नहीं है। ठीक है, एक ये पॉइंट। और भी इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है? ग्रुप 1 में अंकिता जी थी, तो वो रिलेट नहीं हो पा रही थी इस ड्यूटी से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इसके रीजन बताए। अगर उन्होंने आपसे शेयर किए थे तो बताइए, क्योंकि उनका नहीं, अभी वो मतलब रीजन उन्होंने कुछ कुछ दिए हुए थे, लेकिन वो अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। ओके, तो अगर वो कनेक्ट हो पा रही है या फिर चार्ट में लिख सकती है तो वो बता देंगी। हम अंकिता जी का वेट करेंगे। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कितना राइट देती हैं। ओके, कि सरकार हमें कितना अधिकार दे रही है, उस पे भी ये बात डिपेंडेंट है कि हम कितना अपना योगदान दें, शायद ये कहना चाह रही हूँ। और किसी का कुछ इसमें कहना है? मेरा कुछ मन में सवाल आते हैं जब ये पढ़ते हैं। एक तो जब ये पहला शब्द है देश की रक्षा, तो फिर इसमें सवाल है कि देश की रक्षा किन लोगों से? क्या हम सिर्फ बाहर के लोगों से भी बाहर के लोगों के ही मुतालिक बात कर रहे हैं, उस संबंध में बात कर रहे हैं, या हम अपने देश के अंदर भी देश को रक्षा करने की बात कर सकते हैं? देश की रक्षा हम किससे करने की बात कर रहे हैं? क्या हमें जो लगे कि संविधान मतलब संविधान की रक्षा नहीं हो रही है या संविधान का उल्लंघन हो रहा, तो उस रक्षा की भी बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे वो इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, वो एक तो क्लियर नहीं होता। और दूसरा कि इसमें लिखा है कि आह्वान किए जाने पर कौन करेगा आह्वान? हम मतलब हम किसके ऑर्डर पे या वो चीज क्लियर नहीं आती कि when called upon to do so। अगर सिटीजन्स को खुद ही लगता है कि देश सुरक्षित नहीं है, तो भी क्या हमें किसी आह्वान की जरूरत है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कुछ शेयर कीजिए। बट ये मेरे मन में तो ये दो चीजों को लेके सवाल उठते हैं। अंकिता ने और भी शेयर किया कि और डिपेंड ऑन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिफेंस में जो ज्वाइन करना है तो भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना पड़ता है। वो क्वालिफिकेशंस की आप बात कर रही हैं, ठीक है। मैंने जो तो 2 पॉइंट्स रखे उस पे किसी का कोई कमेंट है? मैं बोलना चाहूंगा मैम, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। जी, जैसा कि आपने कहा कि आह्वान कौन करेगा, बोले तो बुलाएगा कौन? तो जैसा कि 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था और अपनी जो आर्मी है और जो भी फोर्सेस है, तो जवान मर रहे थे और वहां पे कुछ कम गिर रहे थे जवान। तो वहां तब प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया था कि जो लोग आना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा बताते थे कि गांव में ट्रक आते थे और यहाँ के कलेक्टर जो नौजवान है उनसे आह्वान करते थे गांव में आकर कि आप जाओ, ऐसा उधर चल रहा है। तो जिन लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम था, अच्छी भावना थी, तो वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो उनका रिकॉर्ड कलेक्टर के पास रखा जाता था और फिर वो वहां पर जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आह्वान जब भी किया जाएगा तब जाना चाहिए। और आपने उससे पहले कहा कि देश की रक्षा किससे, तो एक तो बॉर्डर पर जवान कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो कुछ भी होता है तो उससे भी देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, मतलब हम सबकी एक ड्यूटी है। ओके ओके ओके। कि जब जब देश के बाहरी तत्वों से रक्षा करने की बात है तब राज्य आह्वान करता है और किया है उसने। और जब देश के अंदर ही किसी ऐसी बात की बात है कि देश की रक्षा की जरूरत है, तो
आह्वान की जरूरत नहीं, सिटीजन्स अपने से आगे आ सकते हो। ये आप कहना चाह रहे हैं? बराबर मैम। ओके ओके। तो मैं भी एक बोल करता हूँ कि मतलब मेरा एक सवाल है वैसे कि अगर देश की रक्षा करे ऐसा है, मतलब बाहर के लोगों से, या मतलब अभी की जो सरकारी अगर देश को अगर बिकने पे तुली हो तो उससे कैसी रक्षा करे, ऐसा बताइए आप लोग आपस में, तब कौन आह्वान करेगा? हाँ वही, मतलब देश के अंदर ही अगर कुछ अंदर के ही लोग कुछ अगर देश को तोड़ने निकले तो फिर कैसी करे रक्षा, ऐसा सवाल है मेरा। अगर देश की सर अगर देश की सरकार ही देश को बेचने के लिए निकली है तो मुझे बताना चाहूंगा मैं कि सबसे ऊपर अपना संविधान है, और उस सबको एक ग्रुप मानने लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या स्टेट का मिनिस्टर, वो सब के ऊपर जनता है, तो जनता अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी। ओके। तो ये दोनों चीज पे हमें ध्यान करना है कि देश की रक्षा के लिए कई बार हम ऐसे देखते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सटर्नल या बाहरी आक्रमण के पाकिस्तान बांग्लादेश उस टाइप का ही हमारे इमेजिनेशन में आता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सोचें तो शायद ये दोनों चीजों को भी कवर कर सकता है। किस नजरिए से लिखा गया ये इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा। बट इसको जब, क्योंकि इसका क्या रीजन है ऐड करने का वो नहीं लिखा, मतलब उसमें मेंशन नहीं है रिपोर्ट में स्वर्ण सिंह कमेटी की, बट जिस समय ऐड किया गया वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी और उसके आसपास वॉर का टाइम भी था, तो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये बाहरी आक्रमण के मद्देनजर लिखा गया है। बट हम इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें मीनिंग हम ये भी निकाल सकते हैं कि इंटरनल देश की रक्षा अंदरूनी तत्वों से भी कर सकते हैं, और आह्वान किए जाने पर हम एक दूसरे हम भी आपस में भी आह्वान कर सकते हैं, शायद ये भी हम इसमें रीड कर सकते हैं। अंकिता लिख रही है हमारे पुलिस फोर्स और आर्मी को कितने राइट्स हैं सिचुएशन वाइज खुद एक्शन लेने के, वो भी ज्यादातर सुपीरियर के ऑर्डर के सिवाय कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, किया तो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ये जो अंकिता आप जो बात मेंशन कर रही हैं, पहले भी आपने क्वालिटी मतलब क्वालिफिकेशन, हाइट, वेट और ये सब जज्बा बहुत है बट एक फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, या सुपीरियर का ऑर्डर का वेट करना है, ये एक इंटरनल डिसिप्लिन और एक क्वालिटी बना के रखने के लिए आर्मी की उस रेफरेंस के लिए ये जरूरी है। लेकिन जब ऐसे अगर बाहरी आक्रमण की बात करें तो जब जरूरत होती है तो एनसीसी के कैडेट्स हैं या कोई भी फिजिकली फिट है, पैशनेट है, देश के लिए पैट्रियोटिक फील कर, तो उन सबको इंक्लूड करने की बात हो सकती है। ये आप जिसकी बात कर रहे हैं वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कह रही कि पुलिस सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वो इंटरनल एक डिसिप्लिन बना के रखने के लिए ऐसे लॉज हैं, फिर उनका कितना मिसयूज होता है वो भी एक बात है। आगे 10th पॉइंट पे काफी लोगों ने कुछ मेंशन किया था, भारत के सभी लोग समरसता और समान, इस पे तो नहीं आया क्वेश्चन। 8 नंबर पे क्वेश्चन आया था, इसको प्राची थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज, पिक्चर इमेज साइज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसमें कुछ लोगों ने लिखा कि उनको कनेक्ट फील नहीं हुआ, थोड़ा शेयर करेंगे कि क्यों कनेक्ट फील नहीं हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि एक लॉजिकल बात, एक सिर्फ एक बिलीफ के आधार पर नहीं, एक लॉजिक, एक साइंटिफिक बेसिस हो किसी का, उसके पीछे कुछ एनालिसिस हो, कोई रिसर्च हो, कोई फैक्ट्स के बेसिस पे बात की जाए, उसकी यहाँ पे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ हम मानववाद यानी ह्यूमैनिटी की भी बात कर रहे हैं और नॉलेज की भी बात कर रहे हैं, ज्ञानार्जन की।
तो इन सब चीजों को कैसे डेवलप करना भी एक ड्यूटी है। वो यहाँ पर उसकी बात की गई। इसमें आप कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या समझ नहीं पाए उसको, या इसमें आपके कुछ सवाल उठ रहे हैं मन में? 2-3 ग्रुप्स ने इसमें 8 नंबर मेंशन किया है। जिन ग्रुप्स ने मेंशन किया था कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए, वो थोड़ा शेयर करें। चैट से भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं आपके मन में क्या क्या कमेंट है जो आप जिस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे मेनली जो बात है, और ये बहुत ही सारी जितनी भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये वाला पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और वो आज के समय में जिस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, जिस तरह से चाहे दवाइयों के बारे में ही या कोरोना से संबंधित ही या किसी नेता के बारे में, कुछ भी जो फैक्ट्स हैं वो किस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं, वो किस तरह से तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, वो सबको मद्देनजर रखते हुए आज की डेट में ये बहुत जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक मतलब सिर्फ साइंस नहीं, सिर्फ साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री उस तरह का विज्ञान नहीं, बट एक लॉजिकल माइंड हो, एक एनालिटिकल माइंड हो, चीजों को एनालाइज कर सकें, उस चीजों की रिसर्च कर सकें। जब हम कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्ट्स हो, कुछ डेटा हो, और वो प्रॉपरली चेक्ड हो, वो सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कवर होता है। इसके साथ सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं है यहाँ पे, उसके साथ साथ मानववाद और नॉलेज की भी बात है। तो वो आज के टाइम पे मुझे लगता है सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान देने वाला पॉइंट है, या एक जो ड्यूटी डेवलप करने वाली चीज है, वो साइंटिफिक टेम्पर का होना बहुत जरूरी है। 10th वाला पॉइंट भी काफी लोगों ने मेंशन किया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसमें एक जो मेरे मन में सवाल आता है वो ये कि जब हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत गतिविधि भी कह रहे हैं और सामूहिक गतिविधि, तो क्या इसका हम कोई बैलेंस की भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है? कोई किस हद तक कोई अपना एक्सीलेंस या कोई कितना विकास कर सकता है, उस पे क्या कोई लिमिट है, या उसके लिए कुछ चेक्स हैं, या कुछ कोई एक कुछ फिक्स होना चाहिए? अब जैसे अंबानी ने या बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने उतना धन अर्जन किया है या उतना ज्यादा अपना आर्थिक विकास किया है, और सामूहिक गतिविधि में भी वो थोड़ा बहुत आगे हैं, या कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक नहीं है, कहीं सवाल उठता है। तो क्या उसका एक बैलेंस बनाने की है, या व्यक्तिगत और सामूहिक का लिंक है कि नहीं है? उस पे थोड़े सवाल उठते हैं कि जब हम देश के लिए जब हम अपने कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे हम अपना आपको कितना बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारा सामाजिक कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मन में सवाल उठते हैं, और मुझे लगता है कि इन सवालों का बेहतर जवाब हम अपने प्रियम्बल में ही पलट कर देख सकते हैं। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जब हम समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से जो अगर मन में कुछ सवाल उठे तो उसके जवाब वहां पर हमें मिल रहे हैं। बट ये हमें इस चीज के लिए भी फोकस करता है कि सिर्फ हमें समाज के लिए नहीं, एक अपना व्यक्तिगत अपनी आकांक्षाओं को अपने व्यक्तिगत लाइफ में आगे बढ़ने भी हमारी एक ड्यूटी है सामाजिक के साथ साथ। और जो लास्ट वाला है वो किसी ने मेंशन नहीं किया, वो ये 11वां जो पॉइंट है, माता पिता या संरक्षक जो बच्चों के लिए जिम्मेदार है, उनको पूरा अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ये 2002 में जोड़ा गया,
जब हमारा इसी से जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में 21A के तौर पे जोड़ा गया, तभी फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स पे डाली गई, बच्चों का हक था और माता पिता की ड्यूटी थी। इस तरह से इसको जोड़ा गया है। अब मैं आना चाहूंगी कि जो आपने अगर ऐड किए, हर ग्रुप को हमने सोचा था कि उस पर चर्चा कर पाएंगे, हम समूह में रहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो क्या हम इस पे अभी चर्चा कर सकते हैं कि आपको ऐसे कौन से लगते हैं कि जो इसमें ऐड होने चाहिए थे और नहीं हुए, या उस समय शायद लगा होगा कि जरूरत नहीं होगी, बट आज के माहौल को देखते हुए आपको लगता है कि वो भी एक मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में वो बात भी आनी चाहिए। ऐसी क्या कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है? जो हमारे सामने जो लिस्ट है उसको देखकर क्या हम कोई चीजें ऐड करना चाहिए? किसी ग्रुप ने बताया ड्यूटी टू वोट, कि हमें अपने वोट डालने का कर्तव्य भी हमें निभाना चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो एक राइट भी है और एक ड्यूटी भी है। अगर हम उस ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबली और उसको कॉन्शियसली और पूरा ध्यान दे के सोच समझ के नहीं अदा करेंगे तो हमारी ही डेमोक्रेसी थोड़ी खतरे में पड़ सकती है। तो वो एक हमारी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है जो किसी ने पॉइंट आउट की कि ऐड हो सकती है। और क्या ऐड हो सकते हैं? आई होप कि आप लोग साथ में जो बात हो रही है उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा चर्चा जब कम होती है तो एक तो ये ऑनलाइन है, इसमें समझ नहीं आता कि लोगों का ध्यान कहाँ है, हमारे साथ हैं आप कि नहीं है। तो अगर थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो पता चलेगा। सिद्धार्थ लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया की भाषा संवैधानिक, बिल्कुल ये एक सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जब सामने होता है तो हम शायद उतने नीचे स्तर पे नहीं आएंगे या उस तरह की भाषा यूज नहीं करेंगे जितनी सोशल मीडिया के करते हैं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Promoting affirmative action and working towards upliftment of marginalized communities. Okay. ठीक है। ये कुछ 10th में थोड़ा हल्का बहुत कवर हो भी पाता है, बट हाँ एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका अपलिफ्टमेंट। बढ़िया पॉइंट है। और इसमें कुछ कोई जोड़ना चाहेगा? सना आपसे सुन रहे पता नहीं इसको किसी उसमें ये शायद सब में शामिल है। ये जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, पार्टिसिपेशन जो है इक्वल, जितने भी हमारे इकाइयाँ हैं, हमारी सामाजिक इकाइयाँ हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है, देखिए थ्रू वोट तो हम लोग करते हैं पार्टिसिपेट, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक एम्बियांस, सोशल एम्बियांस बनाने की जरूरत है और एक एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की जरूरत है, जो कि एक्चुअल में ये आई थिंक 4th वाले में इंक्लूडेड है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन का कहीं पे भागीदारी, जिसमें एक्चुअल में डायरेक्ट जो भागीदारी है ना, क्योंकि जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें हम वोट के थ्रू हम नीचे से ऊपर जो हमारे डिसीजन लेंगे उस सरकार को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारे जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ी इनडायरेक्ट सी है। तो ये इसका कोई पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ, बट मैं जो ये इक्वल पार्टिसिपेशन जिसमें हर सबका, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मतलब बिल्कुल पिछड़ा वर्ग हो, या उनकी भी आवाज जो है वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसी बैठकें हो, ऐसे कुछ सेमिनार, आई डोंट नो, मतलब
वो पार्टिसिपेशन, भागीदारी कैसे हम लोग सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा कुछ जी लग रहा है। जी जी जी। क्या इसको कुछ हम कुछ सोच सकते हैं, क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स या कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे जो कि यही सिस्टम हमको देता हो और हमसे उम्मीद करता हो कि हम वहां पार्टिसिपेशन करें? क्या हम इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म सोच सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है, जैसे स्नेहा ने बात रखी? जी हाँ, वैसे तो है कि ग्राम पंचायतें हैं, फिर ग्राम सभा है, जी राज्य सभा है, फिर स्टेट जो है वो सेंटर जो है वो आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर में कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? अब इनडायरेक्ट ही हो गई ना, क्योंकि हमने जो चुना है वो ही फिर इनडायरेक्ट हो जाता है। क्या कुछ कोई तरीका है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का? हो सकता है वो बहुत इफेक्टिव ना हो सकता है कि वो बहुत मजबूत नहीं हो, बट क्या कोई तरीका? पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज है, और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें पार्टिसिपेशन के स्पेसेस नहीं हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है, और ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ स्पेसेस हैं और हम मिस कर रहे हैं। किसी को सोशल मीडिया के बारे में कहा था, मतलब जैसे फेसबुक है या रिलेट करने की जगह है जहाँ पे अपनी वॉइस हम रख सकते हैं, ट्विटर है या इस तरह के जहाँ पे आप इंडिविजुअल वॉइस रख सकते हैं। बट अगेन वो बहस वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहाँ पहुंचनी चाहिए, जैसे हम समझते हैं। और तो ये आई डोंट नो, जो ये मतलब एक मैं जो अभी मन में आ रहा है मैं वो शेयर कर रही हूँ। एक प्लेटफॉर्म जो हमसे कई बार मिस हो जाता है, वो जितनी भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या पार्लियामेंट है, उन सबकी कमिटीज होती हैं अलग अलग मुद्दों पर, और वो कमिटीज टाइम टू टाइम जहां कहीं कोई लॉ का अमेंडमेंट होना हो या कोई नया लॉ बनाना है, उस पे वो पब्लिक से पूछती हैं कि आपके कोई कमेंट्स दें, और वो उसका पब्लिक नोटिस भी जारी करती है। वो उसके प्रैक्टिस में है कि आप पब्लिक से कमेंट्स लीजिए। इनफैक्ट जब संविधान बन रहा था तभी भी कई सारे मुद्दों पे पब्लिक से कमेंट्स लिए गए। ये बात ठीक है कि उस वक्त इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इतने संचार के, कम्युनिकेशन के उतने अच्छे मीडियम्स हमारे पास नहीं थे, बट तभी भी लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया। काफी चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बदलाव जिसकी वजह से आया, वो लोगों ने अपना आइडियाज दिए, लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, लोगों ने अपने सजेशंस दिए, लोगों ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और वो हो सकता है कि हमें वो अभी नहीं दिखे इम्पैक्ट, बट जितना हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, अगर आप कभी देखें कि कोई लॉ जब चर्चा में होता है और वो एक मोटा बिल तैयार हो चुका होता है, तो उसको पब्लिश करके उसको अपने वेबसाइट पर डाल के, वेबसाइट की लिंक देते हुए अखबार में आता है कि अगर आपको पब्लिक का इसमें कोई कमेंट है तो इस ईमेल एड्रेस पे इस तारीख से पहले अपने कमेंट्स दें। वो एक प्लेटफॉर्म है। डेफिनेटली ग्राम सभा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है, हमारी नगर निगम के दफ्तर हैं, वो एक पार्टिसिपेशन के स्पेसेस हैं, बट राज्य और केंद्र के स्तर पे भी एक थोड़ा हमारे पास स्कोप है। बाकी हम हर डिपार्टमेंट से, हर मिनिस्ट्री से उनके वेबसाइट पर जाकर उनको लेटर्स लिखकर, टाइम टू टाइम एक ग्रुप बनाकर उनको लेटर्स लिख सकते हैं, किसी चीज का अपना ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके। तो वो एक चीज हमें अभी डेवलप करनी, वो स्पेस है, बट वो बहुत ही बहुत ही कम यूज्ड स्पेस है। तो उस स्पेस को कैसे हम और यूज करें, उसके बारे में सोचा जा सकता है पार्टिसिपेशन को लेके। बट हाँ, एक सोशल एम्बियंस बनाना और इक्वल और लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का भी एक सिटीजन्स पे ड्यूटी डाली जा सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। थैंक यू स्नेहा फॉर ब्रिंगिंग इट अप।
और किसी को कुछ लगता है कि ये ऐड कर सकते हैं? एक हमारे इसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की भी बात है, वो एग्जैक्टली कौन से आर्टिकल में है? फंडामेंटल ड्यूटीज में टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऐसा है जो कि सिटीजन्स को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप सवाल उठाएं। ये ड्यूटी है हमारी कि हम एक अपने अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब के सवाल उठाना, उस पर बात उठाना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका कितना बजट था। इस तरह के जितने भी जो भी हमें लगता है कि हमारे राज्य से संबंधित या राज्य के एक्शन से संबंधित सवाल हैं, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, उस पे सवाल उठाना एक हमारी ड्यूटी है। जिस तरह से साइंटिफिक टेम्पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल उठाना भी हमारी एक ड्यूटी में डाला गया है। तो वो उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं वो हमें सोचना होगा। वो ऑलरेडी है हमारी ड्यूटी में, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उस पे बहुत जरूरत है ध्यान देने की। इसके अलावा कोई ऐड करना चाहे तो प्लीज ऐड करें कि आपको क्या लगता है और क्या ऐड होना चाहिए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऐसा डिस्करेजमेंट फील होता है कि हम जो बोल रही हूँ वो मैसेज जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, कि मुझे रिपीट करने की जरूरत है, या आपके मन में कुछ और सवाल चल रहे हैं। थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आइडिया रहेगा कि हम सब साथ में हैं। ये जो पॉइंट्स आपने कुछ शेयर किए, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने कुछ पॉइंट्स शेयर किए, वो एक तो ड्यूटी टू वोट है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करिए, कोई एम्बियंस बनाने की बात करी, प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी ड्यूटीज हैं, उस पे हमें अपने बिहेवियर में क्या हम एक एक्सरसाइज के तौर पे एक एक ड्यूटी को देखते हुए अपने लिए 1 या 2 पॉइंटर सोच सकते हैं। आपको अभी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, उसको आप चैट बॉक्स में या अपने एक पर्सनल नोट के तौर पे भी कर सकते हैं कि जो ये ड्यूटीज दी गई हैं उसमें मैं कितना उस पे एक्शंस या उसको लेकर मैं अपने आप को कहाँ आंकता हूँ या आंकती हूँ, वो देखने के, और कैसे कौन सा 1 या 2 कदम ऐसे मैं उठा सकती हूँ जिससे कि हम उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकती हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ड्यूटीज हैं या जो हमें लगता है कि ऐड होनी चाहिए, वो उनकी तरफ मैं और कैसे बेहतर बढ़ूं, और क्या मैं उस पर कदम उठा सकती हूँ। एक ये हमें सोचने की जरूरत है। एक पर्सनल लाइफ में हो सकता है, सोशल कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है, स्टेट के लेवल पे वो फिर थोड़ा एक बड़ा कदम होगा, बट अपनी विद इन फैमिली, विद इन कम्युनिटी, आसपास घर में क्या हम इन ड्यूटीज को और अच्छे से निभा सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं, ये हमें एक सोचने की जरूरत है। अंकिता ने एक पॉइंट चैट बॉक्स में ऐड किया है कि रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये पॉइंट ऐड किया गया था जब ये चैप्टर ऐड हो रहा था, तो उन्होंने टैक्स पेमेंट भी एक ड्यूटी में डालने की बात की थी, बट क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड पूरा एक अलग सिस्टम है और काफी सारा इस पर डिस्कशन हुआ और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि टैक्स पेमेंट को एक ड्यूटी में नहीं डालेंगे, क्योंकि हम ड्यूटीज को एक डायरेक्शन या गाइडेंस के तौर पे देख रहे हैं, एक फोर्सफुल नहीं देख रहे हैं। जबकि टैक्स का पेमेंट करना एक सिटीजन के लिए कंपलसरी चीज है, उसमें आपका चॉइस नहीं है, आपकी प्रेफरेंस नहीं है, वो आपको देना ही देना है। ये सोचते हुए ये टैक्स का उसमें ऐड नहीं किया गया, तो ये रीजन था। अगर कुछ चर्चा
जोड़ना चाहूंगी जी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था जो कि कन्या से कोई रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहा था, तो कह रहा था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे सबसे पहला। तो उसने भी कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर चीज में जो वितरण है, मतलब जैसे हमारे पास 200 रुपए है और 200 रुपए मुझे 2000 लोगों में बांटने हैं, तो उसका जो वितरण होगा वो बराबर होगा। तो ऐसे ही हमारे जितने संसाधन हैं, हमारे जितने भी उससे जो है पार्टिसिपेशन इक्वल, मुझे लगता है जो हम पहले मैंने जो बात की थी उससे शायद लगता है कि वो भी एक हिस्सा जो है वो बराबरी का उसको बनाएगा, मतलब वो जगह बनाएगा, वो स्पेस बनाएगा। तो ये वितरण जो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब पूरे ताकि अंबानी जैसे लोग मतलब एक जगह ना चले जाए संपत्ति। मुझे लगता है इसके ऊपर भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि इक्वल संपत्ति या इक्वल वैसा है कुछ, आई डोंट नो, मैं ऐसे एक सब्जेक्ट जी 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 जो ये समाजवाद वाली जो बात है कि हम भारत के लोग भारत को ये और उसमें समाजवादी शब्द भी आया है, उसका मतलब ही यही है कि जो हमारी समाज की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऐसी होगी, जो देश की जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि वो समाज की प्रॉपर्टी होगी, वो इंडिविजुअल्स की नहीं हो और वो लोगों को बराबर उसकी एक्सेस हो। अब चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, नदियां हो, जंगल हो, वो समाज के होंगे। इस तरह की सोसाइटी क्रिएट हो कि ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं हमारे देश के वो पब्लिक यूज में ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल हो। और वो पब्लिक यूज में ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल तब होंगे जब वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होंगे। जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में किसी पे टैक्स लगेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ उसमें प्रोविजंस होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, वो सारा चीज इक्वल एक्सेस, ओपन एक्सेस को वो चीजें काटती हैं और फिर एक कुछ स्पेशल क्लास को सर्व करने की बात करती हैं। बसंत ठीक कमेंट लिख रहे हैं, मैं अभी यही बोलना चाह रही थी कि अभी वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि इससे शायद हम उलट जा रहे हैं। हम समाजवाद से हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जा रहे हैं जहाँ पे चीजों को कुछ लोगों के पास इकट्ठी हो रही हैं, तो उस पे फिर से हमारे सिटीजन का रोल आता है कि हम ये अगर बेचा गया या ये चीज प्राइवेटाइज की गई, बैंक्स प्राइवेटाइज किए गए, या जो भी हमारे अब तक नेशनलाइज्ड चीजें थी जो पब्लिक डोमेन में और एक वो सरकार का उस पे होल्ड था, वो प्राइवेटाइज हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है उसकी पहुंच से वो अभी नहीं तो धीरे धीरे वो उसमें अड़चने, उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। जो जब हम अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हम सरकार पे करें कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे धर्म, जाति, लिंग इस आधार पर भेदभाव हो। सरकार कोई ऐसा खत्म नहीं। जब वो चीज हमने प्राइवेट के हाथ में दे दी तो वो आज नहीं उठाएगी, बट वो आगे इस तरह की चीजें उठा सकती है क्योंकि वो सरकार फिर वो बॉडी फिर वो सरकार नहीं रह जाएगी। और वो कितने हद तक उस काम को हम एक सोवरेन ड्यूटी के तौर पे देखेंगे, एक सोवरेन फंक्शन के तौर पे देखेंगे, और फिर कब वो एक सोवरेन फंक्शन से प्राइवेट फंक्शन में तब्दील हो जाएगा, वो एक धीरे धीरे प्रोसेस है। बट ये रास्ता चीजों को प्राइवेटाइज करना, ये रास्ता हमें समाजवाद से तो दूर ले ही जाएगा, क्योंकि ये उल्टा होना चाहिए था। और ज्यादा चीजें हमारी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। ये पलट हो रहा है, तो सिटीजन्स पे अल्टीमेटली ड्यूटी आती है कि इस पे सवाल उठाएं, इसको ऑब्जेक्ट करें। जो होगा तो अल्टीमेटली होगा, बट हम अपना रोल निभाएं ना निभाएं और कहें कि ये सब हो रहा है, फिर वो हमारी भी कमी रहती है। तो ये बात है कि प्राइवेटाइजेशन एक हमारे जो फीचर्स हैं, स्टेट के फीचर हैं, उससे हमें दूर लेके जा रहा है। जहाँ जरूरत है वहाँ एक बात है, बट वो काफी
लार्ज स्केल पे हो तो वो सवाल होते हैं। बसंत लिख रहे हैं, नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन स्वतः शुरू कर देगा जब सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। ठीक बात है ये, और हम इसको उल्टा करके भी देखें तो भी शायद बात दोनों तरफ से बन सकती है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करने लगे तो सरकार को अल्टीमेटली अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम सवाल उठाने लगे, अगर हम बार उनसे इंक्वायरी करें, हम उनके प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करें, तो शायद दे विल बी फोर्स्ड टू वर्क प्रॉपर्ली। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। आप जिस तरह से कह रहे हैं वो भी ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। इसके साथ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर किसी का कोई कमेंट या कुछ है तो हम ले लेंगे उसको, नहीं तो फिर कंक्लूजन कर सकते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हमने अब तक जो भी बातें डिस्कस करी उसको थोड़ा सा वापस कंक्लूड करें। एक तो ये 51A फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, और इसका मकसद यही था कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज हों, क्योंकि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो ये प्रिज्यूम किया गया कि सिटीजन्स एक्टिव रहेंगे और अपनी ड्यूटीज की तरफ कमिटेड रहेंगे। दूसरा कि जो ड्यूटीज और जो वैल्यूज हैं और जो पूरा सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई जगह से दिखती हैं, प्रियम्बल्स से भी दिख रही हैं हमको, वो हमारे फंडामेंटल राइट से भी दिख रही हैं। तो जो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज से हमें ड्यूटीज नहीं दिख रही हैं, वो एक दूसरे पे वैल्यूज में भी कनेक्टेड हैं और राइट्स में भी कनेक्टेड हैं। और जब हम किसी चीज की तरफ हम अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते हैं, अपने कर्तव्य अदा करते हैं, तो उससे फिर हम वहां से हम एक्सपेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है। और एक बात जो हमने बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की, बट इसको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कई बार ये कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात भी सही है, लेकिन जो संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और जो ड्यूटीज दी गई हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि तो अगर मेरा कर्तव्य है कि मुझे आजादी मिले, तो सामने वाले का कर्तव्य है कि वो मेरी आजादी ना छीने। तो जब तक किसी के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं होगा, मेरा अधिकार नहीं होगा। अगर मुझे खाने का अधिकार है तो किसी के ड्यूटी है कि वो खाने का इंतजाम करे। तो हमेशा जब कभी अधिकार होता है तो किसी ना किसी की ड्यूटी होती है। अगर किसी की ड्यूटी नहीं है तो वो मेरा अधिकार ऐसा हवा में नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एकदम जुड़े हुए होते हैं। यहाँ जिन फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की, वो एक जनरल नेचर में एक गाइडेंस के तौर पे है। अगर कोई सिटीजन ऐसा है जो अपनी ड्यूटीज नहीं भी निभा पा रहा, तो भी उसको पूरे के पूरे अधिकार मिलेंगे, पूरे फंडामेंटल राइट्स पे उसका हक है, वो उसकी वजह से कट नहीं जाएगा। ये बात समझनी जरूरी है कि हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जुड़े हुए भी हैं, पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल हमें अपनी ड्यूटीज निभाना चाहिए, उस पे कॉन्शियस रहना चाहिए, बट ड्यूटीज को ना निभा पाने की स्थिति में हमारे राइट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सरकार उनको नहीं छीन सकती, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि फंडामेंटल ड्यूटीज पे जब हम चर्चा करें तो ये हमें समझ आने चाहिए। इन पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ पे अपना ये सेशन में खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू। मैं सना जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बेहद शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट, यालगार और संविधान प्रचारक के आयोजकों का भी धन्यवाद देती हूँ।
मैं दिशा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पर इस सेशन को शुरू किया। अंत में मैं हमारे सभी प्रतिभागियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े रहे। हमारे आखिरी हफ्ता का सेशन डिलीवरी पर आधारित है। अगले हफ्ते हम युवा संविधानी कलाकार ये समझेंगे कि जो चीज हमने यहाँ सुना है उसे समाज में कैसे फैलाना है और अपने काम में कैसे अपनाना है। ये सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ अगले हफ्ते भी इसी वक्त जुड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। वी विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सना जी। थैंक यू। वयम भारतस्य जनाः हम भारत के लोग, हम हिंद की अवाम, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.